ध्यान दिया। हम लोग का अगला टॉपिक इसमें लिखा हुआ है फिनॉल। ठीक है। तो फिनॉल के बारे में सब लोग जानते होंगे। जैसे हम लोग बेंजीन रिंग बनाते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, और इसी पर आपका OH रहता है। ठीक है। तो बेंजीन रिंग पर अगर OH प्रेजेंट रहे तो इस कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल। ध्यान रखना है। तो ये आपका फिनॉल है। अब इसी का नोमेनक्लेचर, एक बात और, जैसे ये जो बेंजीन पर OH है और हम इसको फिनॉल लिखे हैं, तो ध्यान रखना है इसका कॉमन नेम भी फिनॉल होता है और इसका IUPAC नेम भी फिनॉल होता है। ठीक है। ये नहीं कॉमन नेम अलग नहीं होगा और IUPAC नेम अलग नहीं होगा। इसका कॉमन नेम भी फिनॉल होता है और इसका IUPAC नेम भी फिनॉल होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जैसे हम लोगों को नाम लिखने के लिए आता है, मान लो नोमेनक्लेचर आपको लिखना है फिनॉल का। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में से आपको दे देगा, यहाँ पर बेंजीन दे दिया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड दे दिया, OH दे दिया, और इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको दे दिया, CH3। ठीक है। अब इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। तो यही आपका फंक्शनल ग्रुप है 1 2। नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, और इसको आप क्या कहते हैं, फिनॉल। तो ये हो जाएगा 2 पर मिथाइल और ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा फिनॉल। तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो IUPAC नेम लिखना आसान होता है, लेकिन कॉमन नेम वो याद करना पड़ता है। ध्यान रखना है, इसी का कॉमन नेम देखा जाए तो इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्रेशॉल। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोक्रेशॉल। ध्यान रखना है। ऑर्थो, ये ओ जो है, इस ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और ऑर्थो का मतलब होता है 1 2 पोजीशन। ऑर्थो का मतलब होता है आपका 1 2 पोजीशन। ध्यान रखना है। तो ये 1 और 2 पोजीशन पे है, इसलिए ऑर्थो लगा। और इस कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का नाम है क्रेसॉल। ध्यान रखना है। तो ये कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, कॉमन नेम आपको याद करना होता है। तो ये आपको याद करना होता है। लेकिन IUPAC नेम 2 मिथाइल फिनॉल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। सेम एज यही दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को CH3 लगा हुआ है। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो आसान है, 1 2 3। तो इसको हम बोलेंगे 3 पर मिथाइल और ये होगा फिनॉल। 3 मिथाइल फिनॉल, ये IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर CH3 2 नंबर कार्बन पर है और यहाँ पर CH3 3 नंबर कार्बन पर है। तो बेंजीन में 1 3 कार्बन को मेटा पोजिशन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रेशॉल। ध्यान रखना है। सेम एज इसी का एक और एग्जांपल दिया जाता है NCERT में हम लोग को। आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग दे दिया गया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर OH दिया गया और यहाँ पर आपको CH3 दिया गया। ध्यान रखना है। अब इसका हम लोग अगर देखें तो इसका अगर IUPAC नेम लिखना हुआ तो फिर वही 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। ध्यान रखना है। और क्या लिखाएगा, फिनॉल। तो 4 मिथाइल फिनॉल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। कॉमन नेम लिखिएगा तो क्या होगा, 1 4 पोजीशन को बेंजीन में क्या कहते हैं, पारा। तो ये हो जाएगा पारा। और क्या बोलेंगे, क्रेसॉल। तो ये आपका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखें, देखा जाए। जैसे हम लोग का होता क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप आपका फिनॉल में है, यहाँ पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप वो कौन है, OH। और OH को आप क्या कहते हो, अल्कोहल।
यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपका जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, OH, और OH को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। ध्यान रखना है। अब जब नोमेनक्लेचर आप पढ़ते हो तो नोमेनक्लेचर में एक प्रायोरिटी टेबल आता है। नोमेनक्लेचर में आपका एक प्रायोरिटी टेबल आता है, जिसमें आप देखोगे प्रायोरिटी टेबल आता है, प्रायोरिटी टेबल आता है जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो तो प्रायोरिटी टेबल में आप देखोगे तो सबसे पहले आपका ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ध्यान रखना है। सेकंड में आपका सल्फोनिक एसिड होता है। थर्ड में आपका एनहाइड्राइड होता है। फोर्थ में हम लोग ध्यान दें तो हम लोग का ईस्टर होता है। फिर 5 में आप आ जाओ, नहीं तो आपका एसिड हैलाइड आता है। फिर 6 में आ जाओ तो एमाइड आता है। सात में आ जाओ, नहीं तो ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। उसके बाद आपका आता है नाइट्राइल, तो आपका आता है आइसोनाइट्राइल। ठीक है। तब 9 नंबर में आपका आता है अल्डिहाइड। 10 नंबर में आपका आता है कीटोन। और 11 नंबर में आइएगा आप, तब जाके आपका आता है अल्कोहल। यानी कि प्रायोरिटी टेबल में अल्कोहल का जो स्थान है वो 11वां नंबर है। प्रायोरिटी टेबल में अल्कोहल का स्थान कहाँ है, 11वां नंबर है। ध्यान रखना है। तो ये बात पहले आपको ध्यान होना चाहिए। इसके ऊपर ये सब एलिमेंट है, नहीं इतने ऊपर ये सब एलिमेंट बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको आप लिखते हो COOS से, ध्यान रखना है। सल्फोनिक एसिड जिसको आप लिखते हो SO3S से, ध्यान रखना है। एनहाइड्राइड जिसको हम लिखते हैं इस तरह से C++O और C++O, आपका एनहाइड्राइड होता है। ईस्टर जिसको आप लिखते हो इस तरह से C++O और यहाँ से आपका R। एसिड हैलाइड जिसमें आप लिखते हो C++O और यहाँ से आपका X। एमाइड जिसको आप लिखते हो C++O और NH2 से, ध्यान रखना है। नाइट्राइल जिसको आप लिखते हो C++N से, तो ये सब पता होना चाहिए। आइसोनाइट्राइल जिसको आप लिखते हो NC से, और अल्डिहाइड जिसको आप लिखते हैं C++O और H से, और कीटोन जिसको आप लिखते हो C++O से, और अल्कोहल जिसको आप लिखते हो OS से। ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम लोग को क्या ध्यान रखना है, समझो। हम लोग को यहां से ध्यान रखना है कि OH जो है, हम लोग OH जो ले रहे हैं, नहीं ये हम लोगों का OH का सब्स्टिट्यूएंट नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ OH याद रखना होगा। इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है। होता क्या है समझो। जैसे आप यहां पर बेंजीन रिंग ले लिए, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर आपका OH आ गया, और मान लो कहीं भी यहां पर आपको दे दिए हम लोग COOH। ठीक है। अब अभी जो प्रायोरिटी टेबल लिखे उस प्रायोरिटी टेबल में आपको क्या दिखाई दिया, COH OH के ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। नहीं ये प्रायोरिटी टेबल में, ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है, और ये प्रायोरिटी टेबल में नीचे है। तो जो ऊपर होता है वही मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो नीचे होता है ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो आपको ये पहचानने आना चाहिए। अब इसका नाम आपको लिखने आना चाहिए। ध्यान रखना है। तो इसका नाम अगर हम लिखते हैं, ध्यान रखना है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब मेन चीज जो फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग होगा 1 2 3 इस तरह से।
अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है? हाइड्रोक्सी। नहीं तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये आपका बेंजीन है तो बेंजीन को बेंजीन लिखेंगे। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लिखा रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका अगर बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इस पर अगर COH है तो इस पूरे कंपाउंड को आप दो तरीके से बोलते हो। एक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। दो नाम जानते हैं। ये जो है आपका IUPAC नेम है और ये जो है कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जो नाम लिखे ये कौन सा नाम है? IUPAC। और इसी का अगर कॉमन नेम लिखना होता तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में 1,3 पोजीशन पे हैं तो 1,3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं। नहीं तो हम इसको बोलते मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पहचान में आना चाहिए कि भाई OH के ऊपर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। नहीं तो अगर OH के ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप दिए रहेंगे तो उस केस में OH को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी कहेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन से ऊपर है उनका नाम हम लिख दिए हैं, उनको आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जो मोस्ट कॉमन दिया रहता है आपके बुक में वही सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो पूछा भी जाता है। जैसे बेंजीन दे देता है और कहीं भी आपको दे दिया CHO अल्डिहाइड दे देगा, और कहीं पे आपको OH दे देगा और बोलेगा कि इसका IUPAC नेम लिखो। आपके एग्जाम में जनरली IUPAC नेम ही पूछता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और कॉमन नेम बताओ, ये बताना है। तो CHO ये अल्डिहाइड है। नहीं तो जो प्रायोरिटी टेबल लिखा गया है उस प्रायोरिटी टेबल में ये CHO ऊपर है और OH नीचे है। तो जो ऊपर होता है वही मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और जो नीचे होता है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना हुआ तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। तो नंबरिंग कहां से होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप से, 1 और 2। अब नाम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। ध्यान रखना है, 2 हाइड्रोक्सी इसको कहते हैं बेंजीन। और CHO कहते हैं कार्बल्डिहाइड। CHO कहेंगे कार्बल्डिहाइड। ये ध्यान रखना होगा। कॉमन नेम लिखने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा। बेंजीन रिंग अगर दिया रहता है और इस पर अगर CHO लिखा हुआ है, नहीं तो इसका कॉमन नेम बेंजल डिहाइड होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो ये एक दो याद रखिएगा, इसका यूज ज्यादा आता है। बेंजीन, सॉरी। बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये इसका नाम होगा। तो अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो ये 1-2 पोजीशन पे है तो 1-2 पोजीशन को आप ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी होगा। और क्या बोलेंगे इसको? बेंजल डिहाइड। तो इस तरह से नाम लिखने आपको आना चाहिए। आए?
3 गो नहीं 4 गो, हाँ 3 गो ऑर्थो मेटा पारा। इसके अलावा कहीं भी लिखिएगा तो फिर वही आ जाएगा। नहीं, जैसे आपको मन किया इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर कहीं डाल दीजिए OH, इधर कहीं डाल दीजिए CHO। नहीं, नंबरिंग कीजिए 1 2 3, मेटा आ जाएगा। कहीं और डाल देखिए, पारा आ जाएगा। फिर कीजिएगा, ऑर्थो आ जाएगा। वही रिपीट करेगा। बस समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब फिनॉल के बारे में दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, वो समझिए। देखा जाए फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल जैसे अल्कोहल का होता है वैसा ही इसमें भी होता है, थोड़ा सा बस चेंजिंग होता है, समझ सकते हैं आप। देखिए ये आपको दिया गया, यहाँ पर आपको OH दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्बन है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, sp2 होगा, क्योंकि इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 और एक 3 सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, पाई बॉन्ड नहीं गिनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 का यूज किया है, 1 और 1 2 का यूज किया। इसके पास 1 2 3 और 4 बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए तो सिग्मा बॉन्ड कय गो है, 2 गो, और लोन पेयर कय गो है, 2 गो। तो अगर इसके पास काउंट कीजिएगा तो सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के पास हम लिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आपके पास 2 है और लोन पेयर भी कितना है, 2 है। दोनों को जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 4। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इसका 4 है, नहीं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो यहाँ पूछा जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किससे बना है, तो कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का sp3 के कॉम्बिनेशन से ये बना है। दिक्कत है? ठीक। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा बात ध्यान देंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे। देखो तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन पर यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि लोन पेयर इज प्रेजेंट एट conjugate position with pi bond। ध्यान रखना है, आपका लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड से कंजुगेट पोजीशन पे है। तो अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड से कंजुगेट पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। लोन पेयर का टीम भाग लेगा, रेजोनेंस से भाग लेगा। लोन पेयर इज प्रेजेंट एट कंजुगेट पोजीशन विथ पाई बॉन्ड, नहीं तो इससे ध्यान रखना होगा। सो लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, आपका जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में भाग लेगा। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा तो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस से भाग, रेजोनेंस का मतलब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। यहाँ पर लोन पेयर जो होगा वो फ्लो करेगा कुछ इस तरह से।
ये जब यहाँ फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, O आएगा, H आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना है। यानी कि केयर करना होगा कि फिनॉल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इन दोनों में से एक लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेता है। रेजोनेंस का मतलब होता है एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में लोन पेयर या चार्जेस फ्लो करते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लोन पेयर इसका फ्लो करता है, तो लोन पेयर फ्लो कर रहा है यानी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन ऑक्सीजन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आया, अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान दो, इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस से भाग ले लिया, एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब इसमें काउंट करो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया तो एक बॉन्ड पाई होगा और एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा। चलो अब इस ऑक्सीजन के पास रेजोनेंस में भाग लेने के बाद अब इस ऑक्सीजन का तुम काउंट करो कि इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड जब तुम काउंट करोगे तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 आ जाएगी और लोन पेयर की संख्या काउंट करो तो वो तुमको 1 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा, 3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जब 3 आएगा तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। बस मेरा है। तो फिनॉल के केस में आपको ध्यान रखना होगा कि फिनॉल के केस में अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा तो उस समय ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, बस मेरा है। और अगर ये भाग लेता है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ध्यान रहेगा। नहीं तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि अगर फिनॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेगा, उस समय कोई ऑक्सीजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो हम लोग क्या कहेंगे, sp2, ठीक है। और अगर बोला जाए क्वेश्चन में क्लियर करे कि लोन पेयर नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में क्या बोलेंगे, sp3। अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो उस केस में आप sp2 ही लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला रहे तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, sp2 ही लिखेंगे, ध्यान रखना है। अगर ये क्लियर करे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा है, उस समय हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3। अगर कहे कि भाग ले रहा है उस समय बताइए तो sp2। कुछ भी नहीं कहे तो sp2, बस मेरा है। क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये लोन पेयर का फ्लो करना ये नॉर्मल प्रोसेस है, यानी रेजोनेंस अपने आप होता है, हम लोग इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल अपने आप को खुद स्टेबल करता है, बात समझ आ रहा है। यानी सोच रहे हो ये निगेटिव चार्ज यहाँ भी फ्लो किया, अब यही निगेटिव चार्ज फिर यहाँ फ्लो करेगा। जब यहाँ फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर इस पर निगेटिव आएगा, फिर वो निगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो करेगा, फिर ये बॉन्ड उठ के उसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ निगेटिव आएगा, फिर ये यहाँ फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड उठ के फिर ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। ये पूरा चलते रहता है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हम फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर हम फिनॉल का लिखते हैं, ये वाला बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड और यहाँ पर OH, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। नहीं, फिनॉल का रेजोनेंस करवाने के बाद अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बेंजीन रिंग डॉट 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 इस तरह से, फिर यहाँ पर OH और यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड हैं, ये तीनों पाई बॉन्ड स्थिर नहीं है, ये तीनों पाई बॉन्ड फ्लो करते रहते हैं। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो स्थिर नहीं है, फ्लो करते रहता है। तो 3 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर का पाई बॉन्ड, यानी टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 4। और 4 पाई बॉन्ड कितने जगह पे घूम रहे हैं, 1 जगह पर, 2 जगह पर, 3 जगह पे, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह और एक 7 जगह। नहीं तो ये 7 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ध्यान रखना है। 3 पाई बॉन्ड्स, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 4 लोन पेयर को लेकर 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में क्या हो रहा है, 4 पाई बॉन्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कितने प्लेसेस पर, 7 प्लेसेस पर। तो अगर 4 पाई बॉन्ड 7 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो बताओ यहां पर कितना पाई बॉन्ड बचेगा, 4/7 होगा। यहां पर पूछता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, क्या एक पाई बॉन्ड कंप्लीट है, नहीं, 4 पाई बॉन्ड है और वो 7 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नहीं तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा, 4/7।
नहीं, कोई पूछता है कि बाबू इस कार्बन के बीच में जो डॉट डॉट लिखे हो, इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 4/7 पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, 4/7 पाई बॉन्ड। यहां भी 4/7 पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी। जब 4/7 को 7 बार जोड़ोगे तो 7/7 आएगा। नहीं तो उस केस में सॉरी, हम लोग कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? हम लोगों का 4 पाई बॉन्ड है और 4 पाई बॉन्ड 7 जगह, हाँ तो 4/7 आएगा ही। नहीं, कट के हम लोग का जब 4 बाई जोड़ेंगे तो हम लोग का 28 आएगा, 28/7 आएगा, टोटल पाई बॉन्ड 4 आ जाएंगे। नहीं तो इस तरह से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि टोटल पाई बॉन्ड जो है वो 4 हैं, लेकिन वो पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। वो पाई बॉन्ड क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो रोटेशन के कारण, ये जो रोटेशन होता है उस रोटेशन के कारण कहीं भी दो कार्बन के बीच में कंप्लीट पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। नहीं, कितना पाई बॉन्ड रहता है, तो 4/7 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसमें दिक्कत है? नहीं तो क्या क्या हम लोग सीखे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं तो फिनॉल का पहले स्ट्रक्चर हम लिख दिए, ठीक है, बेंजीन रिंग O और H। पहला क्या बताया गया, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ध्यान रखना है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर भी 2, ठीक। अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेता है तो उस केस में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक से। चलो, अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस से भाग लेता है तो उसके कारण क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है, ये ध्यान रखना होगा। और क्या ध्यान रखना है, नहीं, रेजोनेंस के कारण इसके जितने भी पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है वो सब क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, जिसके कारण टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, और इसका एक लोन पेयर के कारण एक पाई बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 4। 4 पाई बॉन्ड कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 7 जगह पर। तो एक जगह पाई बॉन्ड कैरेक्टर कितना आएगा, 4/7 पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। ये हम लोग का लिखा रहता है OH, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे थे कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से भाग लेता है। लोन पेयर जो है वो क्या चीज में भाग लेता है, रेजोनेंस से भाग लेता है, ऐसा बोला गया। नहीं, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर इसका जो है वैसे ही बच जाता है, ठीक है। उसके आधार पर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताए, और वो हाइब्रिडेशन कितना बताए, sp2 बताए, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अगर इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कोई बोलता है बाबू कि तुमको स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे आया है, सिग्मा बॉन्ड कय गो, 2 गो, और लोन पेयर कय गो, 1 गो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया था, 3। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आए तो उस केस में स्ट्रक्चर कोई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो कोई बोलता है कि भाई फिनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग का OH है उसके अराउंड कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर वो बोलता है कि शेप बताओ, तो शेप के केस में लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। नहीं तो अगर हम लोग उस केस में देखेंगे तो शेप इसका आएगा V शेप, क्या आएगा, शेप इसका आएगा V शेप, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से आपका एक तो ये भाग ले लिया। नहीं, अब इसका मान लो तुम फिगर बनाते हो, इसे मान लो इसको आप तुम कह देते हो ऐसे pH, बेंजीन को pH भी लिखा जाता है, O और H, ये तुम्हारा है। अब देखो इसका अगर हम बनाते हैं O, यहां से H, और यहां से तुमको pH, ये हो गया। और इसके लोन पेयर को दिखाते हैं तो एक लोन पेयर दिखाएंगे, दोनों लोन पेयर नहीं दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन क्या माने हैं, sp2, हम मान लिए हैं कि इसका एक लोन पेयर से भाग ले चुका है। नहीं तो अब इसका फिगर तुम बनाओगे तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में बनेगा। अब कोई बोलता है शेप बनाओ, तो शेप के लिए लोन पेयर ढक दो, नहीं जो बच गया उसको उतार दो, तो बाकी को उतारोगे तुम तो यहाँ पे O, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आएगा pH, ये हो जाएगा। तो ये कौन सा शेप हो गया, V शेप,
ध्यान रखना है। तो स्ट्रक्चर बताते समय सिग्मा बॉन्ड को भी दिखाया जाता है और लोन पेयर को भी दिखा के टोटल अरेंजमेंट बताया जाता है, ठीक है। और जब शेप बताया जाता है तो शेप में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाला को खींचा जाता है, लोन पेयर को ढक दिया जाता है। तो शेप क्या दिखाई दे रहा है, वी शेप, या इसी को एंगुलर कहा जाता है, या इसी को बेंड को कहा जाता है, और ये आपका क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा। दिक्कत है नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में ये बातें हम लोग को ध्यान रखनी होंगी। अगले पॉइंट पे आ जाओ, देखा जाए यहां से अगर हम लोग देखें तो फिनॉल के केस में और अल्कोहल को थोड़ा कंपेयर करता है। जैसे फिनॉल लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है अल्कोहल। नहीं, अल्कोहल में आप कोई भी नॉर्मल अल्कोहल लेते हो, मान लो मिथाइल अल्कोहल ले ली, मिथाइल अल्कोहल ले ली, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं तो मान लो इसमें है आपका CHHOH, ये लिखा गया। फिनॉल जो आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, बेंजीन रिंग O और H। तो इसमें कहता क्या है कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का लेंथ अगर नापें तो 136 पिकोमीटर दिया रहता है, और यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ अगर देखें तो 142 पिकोमीटर दिया रहता है। शायद एक बार मिला लेते हैं, हाँ ठीक है, यही है। तो इसका 136 पिकोमीटर और इसका होता है 142 पिकोमीटर, ये हम लोग का लेंथ दिया रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन ही है और यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन ही है, नहीं, तो यहां पर जो बॉन्ड की लंबाई है वो छोटी है और यहां पर जो बॉन्ड की लंबाई है वो क्या है, ज्यादा है। क्या कारण है, रीजन पूछा जाता है कि क्या कारण है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को आया कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन दैट CO bond length, CO bond length in phenol is smaller than CO bond length in methyl alcohol। ये हम लोग को दिया जाता है, ध्यान रखना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर CO बॉन्ड लेंथ छोटा होता है और यहां पर CO बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, इसका क्या कारण है, यही पूछ रहा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं, देखा जाए। देखो तो अगर हम लोग बेंजीन लिखते हैं और यहां पर आप लिख रहे थे OH, ठीक है, और यहां पे आप लिख रहे थे CH3OH, ठीक है। चलो अभी थोड़ा देर पहले हम देखे थे कि यहाँ का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जबकि यहाँ का जो कार्बन होता है वो sp3 होता है, ठीक है। यहाँ का जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन आप देखे थे कि sp2 लिख रहे थे हम नॉर्मली, अगर इसका लोन पेयर भाग ले रहा है तो, और यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ बना हुआ है C और O के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बना हुआ है sp3 और sp3 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। जबकि यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है वो बना हुआ है sp2 और sp2 कॉम्बिनेशन से। इस ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, इसमें एक s है और 3 p है, इसमें तुमको एक s है और 2 p है, तो ये ऑर्बिटल बड़ा होता है क्योंकि एक s और 3 p, 4 ऑर्बिटल हैं, इसमें एक s और 2 p है तो इसमें 3 ही ऑर्बिटल है। ध्यान रखना है, हम लोगों को पता है, क्या पता है साइज के बारे में, कि sp3 ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है
और sp2 ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, ये पता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़े ऑर्बिटल के कारण बॉन्ड बना है, ये छोटे ऑर्बिटल के कारण बॉन्ड बना है। तो बड़े ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटे ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा। तो पहला रीजन ये समझ में आ रहा है, यानी कि sp3 ऑर्बिटल बड़े होते हैं, sp2 ऑर्बिटल छोटे होते हैं। नहीं तो इसलिए CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल स्मॉलर होगा। किससे भाई, तो CO बॉन्ड लेंथ इन अल्कोहल, यानी कि नॉर्मल अल्कोहल जो आप ले रहे थे मिथेनॉल। एक कारण ये है। दूसरे कारण पे आइए, दूसरा कारण क्या है। हम लोग यहां पर देखें तो फिनॉल ले रहे थे, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पर O और यहां पर H ले रहे थे। एक आपका हम लिए थे यहां पर मिथाइल अल्कोहल CH3 और OH, ये लिया गया था। हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि इस पर लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस में भाग लेता है, यानी इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है, रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है क्या, कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, लोन पेयर और पाई बॉन्ड क्या हो, कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो। चलो पाई बॉन्ड से, तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। यहां पर आ जाओ, लोन पेयर यहां भी है, लेकिन क्या इसमें कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका लोन पेयर, इट्स लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इसका जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस से भाग लेगा। इस पे आ जाओ, इट्स लोन पेयर नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इसका लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा। रेजोनेंस से भाग लेने से क्या होता है, ये लोन पेयर फ्लो करता है, कार्बन ऑक्सीजन में क्या आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है। इट्स लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहां पर नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा रेजोनेंस के कारण, नहीं तो सिंगल बॉन्ड बनता है ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। अब डबल बॉन्ड बनाना है तो ये दोनों को और नजदीक आना पड़ेगा। तो जब ये दोनों नजदीक आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी हो जाएगी, ध्यान रखना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पर हम लोगों का बॉन्ड की लंबाई बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिखा गया सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन CO बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर इन फिनॉल, इसीलिए CO बॉन्ड लेंथ जो होता है फिनॉल में वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल के बारे में कुछ नॉलेज आपको बताया गया, बस में आ रहा है कि फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या नॉलेज है वो आपको बताया गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, नहीं तो फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। है फर्स्ट पेज में आइए ना, अच्छा आ गए। सबका कॉमन नेम नहीं होता है, अब उसका कॉमन नेम नहीं होगा, उसका IUPAC नेम ही सिर्फ होगा, बस में आ रहा है।
कॉमन नेम पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है, आपको IUPAC नेम ही याद रखना है, ठीक है। कॉमन नेम सभी यौगिक का, सभी कंपाउंड्स का नहीं होता है। नहीं, अब इस पे अगर इथाइल आ गया तो उसका कॉमन नेम नहीं होता है, प्रोपाइल आ गया उसका कॉमन नेम नहीं होगा, ठीक है। है जिसके पास लोन पेयर होगा ना वही भाग लेगा, किसी से ही भाग ले सकता है, बस लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे होने चाहिए। बस में आ रहा है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे अगर होंगे तो लोन पेयर फ्लो करना शुरू कर देता है। वो क्यों करता है? ताकि मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल हो सके। अब देख रहे हो कहीं पे डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड कहीं डबल बॉन्ड, लेकिन रेजोनेंस के कारण क्या होता है, हर जगह बराबर फ्लो हो जाता है।